नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और कृषि दर्शन में सभी लोगों का स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर हैं आपके पास और आज हम बात करेंगे शीतोष्ण फल पौधों के उत्पादन और उसके प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, जो नर्सरी मैनेजमेंट है वो किस तरह किया जाता है, कैसे हम एक उचित स्थान का जो प्रबंध कर सकते हैं, उसकी देख रेख कर सकते हैं, फिर उसके लिए उगाने के लिए जो उचित स्थान है उसके चुनाव कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आज हम हमारे इस कार्यक्रम में लेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नवीन शर्मा जी, जो कि वैज्ञानिक है डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस UHF नौणी सोलन से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आपको बता दें दर्शकों, ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो अगर आप इससे रिलेटेड यानी नर्सरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप सीधे जुड़ सकते हैं स्टूडियो में हमारे साथ और एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 0177 280 177 और 280178 यानी 0177 280 177 और 280 178। तो आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा और तब तक हम अपनी जो बातचीत है और जानकारी है वो लेने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि जो उच्च क्वालिटी की जो नर्सरी होती है, पौध होती है, वो किसे कहते हैं, यानी जब हम चुनाव करना चाहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की है या नहीं, ये जब फर्स्ट हम चुनाव करना चाहते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी कोई किसान बागवान भाई कहीं पे भी पौधे खरीदने जाते हैं तो वो उच्च गुणवत्ता के पौधे लेना चाहते हैं जी। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि पौधों का जड़ तंत्र अच्छा हो, अच्छी तरह से विकसित जड़ तंत्र हो और पौधे की बढ़वार अच्छी हो जी। उसके अतिरिक्त जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो एक ये है कि पौधे में किसी भी तरह की बीमारी ना लगी हो, उसमें किसी तरह के कीटों का कोई अटैक ना हो, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन ना हो, तो बीमारियों से रहित हो वो पौधा। और सबसे ऊपर की पौधा ट्रू टू टाइप हो। ट्रू टू टाइप का मतलब है कि जिस वैरायटी का क्लेम किया जा रहा है वो वास्तव में उसी वैरायटी का हो। वरना सबसे बड़ी समस्या बागवान बंधुओं के साथ ये आती है कि अगर वो उस वैरायटी का नहीं निकलता है तो उनकी 5-6 साल की मेहनत जब उनके पास फल आते हैं तब तक कि वो सब बेकार चली जाती है। तो इसलिए इस गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो जो भी पौधा लेकर के आए या अपनी पौधशाला में तैयार करें तो वो उच्च गुणवत्ता युक्त हो जी। तो यानी पहले क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई नर्सरी लगाना चाहते हैं। चलिए, ये तो हुई बात अगर हम पौधे लाना चाहते हैं। चलिए, अब अगर बात करें कि नर्सरी कोई लगाना चाहता है कोई किसान, तो अगर उन्हें सबसे पहले ज़मीन की जो ज़रूरत पड़ती है उसका चुनाव किस तरह करना है, भूमि चुनाव, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी देखी जानी चाहिए, परखी जानी चाहिए, उन विशेष बातों के बारे में बताएं। बागवान बंधु जो भी नर्सरी के कारोबार से जुड़ना चाहते हैं या ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जी, तो उन लोगों को अपनी ज़मीन में से सबसे अच्छा स्थान चुनाव करने के लिए ये देखना चाहिए कि उनकी सबसे उपजाऊ ज़मीन कौन सी है। नर्सरी के लिए ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की हमें आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर जब फल पौधों की बात आती है। दूसरा विषय रहता है कि जिस ज़मीन के भाग में उसके पास अशोर्ड इरिगेशन है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से की जा सकती है, उस भाग को चुने। और जहाँ तक मिट्टी के प्रकार का है, दोमट मिट्टी हो तो बहुत अच्छा है, वरना मिट्टी को हमें मैनेज करना पड़ता है कि एक तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है लेकिन अतिरिक्त पानी भी पौधों के आसपास उस ज़मीन में इकट्ठा ना हो, उसकी निकासी का भी उचित प्रबंधन हो। इस तरह की ज़मीन हमें देखनी होती है। तो आमतौर पर जो अवेलेबल स्पेस है, लैंड है फार्मर के पास, उसमें ऊंचाई वाली जगह वो देखे, निचाई वाली ना देखे जहाँ पानी इकट्ठा होता हो जी। यानी अगर किसी के पास अच्छी जगह नहीं है तो भी वो अच्छी उसकी क्वालिटी बना सकते हैं। हम ज़मीन अगर अच्छी नहीं है, सॉइल टेक्सचर को लेकर के बात करें तो गली सड़ी गोबर की खाद वगैरह उसमें अच्छी मात्रा में मिला करके उसको इस योग्य बनाया जा सकता है कि उसमें हम नर्सरी का कारोबार कर सकें अपने या नर्सरी उत्पादन कर सकें जी। जब भी हम फल पौधों की ये जो नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरह का रहता है, जो खास प्रबंधन इसमें यूज़ किया जाता है? नर्सरी में वैसे तो खाद प्रबंधन की जब हम बात करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी किस तरह की है, मिट्टी का फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। उसके लिए आमतौर पर एक हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि नर्सरी मैन या बागवान बंधु जो नर्सरी से जुड़े हुए हैं वो अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा लें। लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे जितने भी शीतोष्ण फल है उनकी नर्सरी का अगर उत्पादन फार्मर कर रहा है, बागवान बंधु कर रहा है, तो आमतौर पर अगर निरीक्षण अभी तक मिट्टी का नहीं करवाया है तो हम 60 से 80 टन
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद जो है ज़मीन में मिला देते हैं बेड्स बनाते समय। उसके अतिरिक्त इन पौधों के लिए 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 45 किलोग्राम पोटाश, ये जो इसमें पोटाश और फास्फोरस है वो तो ज़मीन तैयार करते समय, बेड्स बनाते समय उसमें मिला दी जाती है। जहाँ तक नाइट्रोजन का सवाल है, इसका आधी मात्रा बेड बनाते समय और बाकी आधी मात्रा जो है क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में बरसात की शुरुआत में जो है ना आधी मात्रा प्रदान की जाती है जी। और इसके अतिरिक्त फिर भी अगर किसी बागवान बंधु को या नर्सरीमैन को ये लगता है कि ये सब करने के बाद भी मेरे पौधों की बढ़वार वैसी नहीं आ रही है जैसी वो एक्सपेक्ट करता है, तो उसके अतिरिक्त 0.5% यूरिया की स्प्रेज भी 15 दिनों के अंतराल पर एक्टिव ग्रोथ सीजन में की जा सकती है। मतलब 5 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव जो है वो किया जा सकता है पौधों के ऊपर, उससे भी बढ़वार अच्छी होती है जी। और एक जो रूट स्टॉक की हम बात करें, जो बीज मूल वृंत जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो बीज का चुनाव किया जाता है वो किस तरह के बीज उसमें चाहिए होते हैं, उसके बारे में बताएं। जब भी हम फल पौधों की बात करते हैं, मैं इससे थोड़ा सा पहले ये कहना चाहूँगा, तो आमतौर पर हमारा पौधा तैयार होता है ज़्यादातर ग्राफ्टिंग से या बडिंग से जी। ग्राफ्टिंग का मतलब है एक मूल वृंत होता है, फिर उसके ऊपर हम कलम करते हैं जिसमें 3-4 आंख रहती है उस स्टिक में जी। और बडिंग है जिसमें खाली एक आंख ली जाती है, उसको लगाते हैं। तो ये मूल वृंत की जो आप बात करें रूट स्टॉक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 तरह के रूट स्टॉक्स आमतौर पर हम शीतोष्ण फलों में प्रयोग करते हैं जी। एक तो बीजू मूल वृंत है जो बीज से तैयार किया जाता है, दूसरे क्लोनल रूट स्टॉक है। आपका प्रश्न बीजू मूल वृंत से संबंधित है, तो इसमें शुरुआत अगर हम करते तो सबसे पहली चीज है कि हम फलों का चुनाव कैसे करें, किन फलों में से बीज लें। तो सबसे पहली चीज है जिन फलों से हमें बीज लेना है वो फल अच्छी तरह से पके हुए हों। मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट इसको अगर करूं तो हमारे 5-6 जो मुख्य शीतोष्ण फल हैं, सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, खुमानी है, प्लम है, तो इनके लिए हम इनकी जो जंगली प्रजातियां हैं उनके फलों में से बीज लेते हैं। जैसे सेब के लिए पाल्टू, पाल्टी, मेलस बेकाटा वगैरह की हम बात करें, क्रैब एप्पल की, और जब नाशपाती की बात करते हैं तो कैंथ, जड़ैंथ, उनके बीज लेते हैं। और खुमानी और प्लम के लिए हम चूली जिसको बोलते हैं, जंगली खुमानी के बीज लेते हैं जी। और आड़ू के लिए जंगली आड़ू, उसका बीज लेते हैं। बादाम के पौधे तैयार करने हो तो सीडलिंग जो हमको तैयार करनी है उसके लिए बहमील। तो इस तरह से वाइल्ड रेसी जो इनके फ्रूट कलेक्ट किए जाते हैं सीड एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन जब ये फल अच्छी तरह से पक जाए और उसमें से भी जो फल किसी तरह से इन्फेक्टेड है, किसी बीमारी का उसमें प्रकोप है या पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है फ्रूट, उनको हम निकाल देते हैं। सिर्फ अच्छी तरह से पके हुए फल जो बीमारियों से रहित है उन्हीं में से बीज निकाला जाता है जी। अब बीज निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से साफ करके छाया में सुखा के और फिर ग्लास कंटेनर में एयर टाइट कंडीशंस में रखते हैं जब तक इनकी बुआई नहीं की जाती है जी। और बुआई करने के लिए फिर खासकर हमारे जितने भी शीतोष्ण फल है इनको एक ठंडे वातावरण के उपचार की आवश्यकता होती है, प्रशीतन उपचार या स्ट्रेटिफिकेशन उसको हम कहते हैं जी। क्योंकि अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो जर्मिनेशन सीड की अच्छी नहीं हो पाती है जी। तो स्ट्रेटिफिकेशन पीरियड भी अलग अलग पौधों का अलग अलग है, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन बागवान भाई करें कैसे, क्योंकि आमतौर पर हम नर्सरी जहाँ लगाते हैं वहाँ इतनी ठंडक कई बार जमीन में उपलब्ध नहीं होती है, वातावरण में उपलब्ध नहीं होती है जितनी उसको आवश्यकता होती है जी। तो हम आर्टिफिशियल ये देते हैं, तो उसके लिए या तो लकड़ी का एक बक्सा बना करके या जमीन में ओपन में एक गड्ढा बना करके रेत की अल्टरनेट लेयर्स के बीच में बीज को हम रख देते हैं जी। तो सबसे निचली जो तह है वो चाहे लकड़ी का बक्सा हो या आपने जमीन में गड्ढा बनाया है, वो एक मोटी रखी जाती है, 10-12 सेंटीमीटर मोटी तह रेत की लगाई जाती है। उसके बाद पतली तह बीज की, फिर रेत की तह, फिर बीज की तह, इस तरह से 3-4 तह लगा करके बीज और रेत की अल्टरनेट लेयर्स में रख देते हैं। और सबसे ऊपर जो रेत की तह है उसके ऊपर हम मॉस ग्रास रख देते हैं और बीज उसमें डालने के बाद उसको हल्का सा गीला कर देते हैं और बार बार उसको कुछ दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहते हैं फुहारे की सहायता से, ताकि रेत गीली बनी रहे, उसमें नमी बनी रहे, तब जाकर वो प्रशीतन उपचार उन बीजों को मिल सकता है। उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन बहुत अच्छी
हो जाती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं बीजों से रिलेटेड और नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में। अगर और आप जानना चाहते हैं, अगर स्टूडियो में सीधे जुड़ना चाहते हैं, कोई आपके मन में प्रश्न है, नर्सरी अगर आप ले आना चाहते हैं, फ्रूट क्रॉप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में 0177-280-177 और 280-178 यानी 0177 और 280177 और 280178 यहाँ के फ़ोन नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न है। जैसे कि आपने सर बताया अभी कि अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग बीज जो लिए जाते हैं, तो जैसे कि आमतौर पर किसान अगर उन्हें जानकारी नहीं है कि उन्हें कहाँ से, ये कई बार कांटेक्ट कर लेते हैं कि उनसे ले लिया या इससे ले लिया, तो आप क्या परामर्श देना चाहते हैं कि अगर उन्हें अच्छा बीज लेना है तो उन्हें कहाँ से लेना चाहिए? जहाँ तक बीज की बात है, आमतौर पर ये बीज जैसे मैंने कहा है कि इनकी जो वाइल्ड स्पीशीज़ है इन फ्रूट क्रॉप्स की, उससे कलेक्ट करते हैं। तो आमतौर पर जो नर्सरी से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने आप ही किसी के साथ कांटेक्ट कर इसको कलेक्ट करवाते हैं वाइल्ड रेसेस से। तो बाजार भी वैसे मिलता है, लेकिन मोस्टली बाजार में जो आपके पास सीड आता है, खासकर आपको सेब का मिल सकता है, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह से ज़्यादा आता है। तो वो मिक्सचर रहता है, उसमें वाइल्ड रेसेस का या वाइल्ड स्पीशीज़ का सीड कम होता है। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर खुद कलेक्ट करवाया जाए सीड या वो फ्रूट जो वाइल्ड हैं और फिर खुद एक्सट्रैक्शन की जाए, तो सीड अच्छी क्वालिटी का प्राप्त किया जा सकता है और हमारे उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे उसे तैयार किए जा सकते हैं। जी, और अगर बीज उपचार की विधि के बारे में बात करें तो वो किस तरह की विधि रहती है? बीज उपचार की अगर बात करें तो एक तो शीतोष्ण फलों के लिए जो मुख्य उपचार की आवश्यकता पड़ती है, प्रशीतन उपचार की, वो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ। इसके अतिरिक्त आमतौर पर क्या होता है, जैसे मैं रेत की अल्टरनेट लेयर्स के बीच सीड को रखने की बात की है या स्टोरेज में सीड को रखने की बात की है वॉशिंग के बाद, तो कई बार उसमें कवक की प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारियों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे बचने के लिए बीज में नमी ना रहे या गलती से थोड़ी बहुत कहीं रह जाए, तो उसको स्टोर करने से पहले और स्ट्रेटिफिकेशन के लिए डालने से पहले 2 से 3 ग्राम किसी भी कवकनाशी को 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के हिसाब से किसी कंटेनर में अच्छे से डाल के उसको मिला लें, ताकि सारे सीड्स पे, सारे बीजों पे उसकी एक लेयर जो है वो डस्ट उस पर चिपक जाए और किसी तरह का फफूंद या कोई कीटाणु जीवाणु उस पर असर ना कर सके जब वो स्टोरेज में है या स्ट्रेटिफिकेशन उपचार के लिए हमने रखा हुआ है। तो इस तरह से उपचार करते हैं। थोड़ा सा और अगर मैं समय के बारे में बताना चाहूँ, जो स्ट्रेटिफिकेशन का पीरियड है, मैंने कहा था अलग अलग बीजों के लिए अलग अलग आवश्यकता रहती है। जैसे सेब के लिए 40 से 50 दिनों तक हम ये स्ट्रेटिफिकेशन पीरियड में इसको रखते हैं सैंड की लेयर्स के बीच में। और अगर चूली की बात करें तो वो 40 से 45 दिन तक, लेकिन आड़ू थोड़ा सख्त रहता है सीड, तो वो 60 से 70 दिनों तक के लिए, अखरोट का 80 से 90 दिनों के लिए। जिस तरह से जितनी हार्डनेस सीड की है या पानी अवशोषण करने की क्षमता जितनी कम है, उस हिसाब से उतनी ज़्यादा लंबे पीरियड तक हम उसको रखते हैं। दूसरा एक चीज़ और रहती है कि स्ट्रेटिफिकेशन पीरियड की कंप्लीशन हम कैसे समझे कि स्ट्रेटिफिकेशन पूरी हो गई है। खाली दिन गिनने से भी हम जो है आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। तो जैसे सेब, नाशपाती वगैरह का बीज है या खुमानी आड़ू का है, तो एक नुकीला सिरा उसका जो होता है, तो जो तो स्टोन फ्रूट्स है, आड़ू, खुमानी वगैरह, तो जब उसके बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, दरार आ जाती है, तो समझिए कि स्ट्रेटिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और कई बार उस स्थिति में तो बीज में से प्लूम्यूल, एक नुकीले पोर्शन में से जो है ना, वो जर्मिनेशन का एक इंडिकेशन आ जाता है। उसी तरह से नुकीले पोर्शन में से वो जर्मिनेशन का इंडिकेशन, प्लूम्यूल जब निकलने लग जाए और रेडिकल निकलने लगे, तो उस टाइम आप जो है समझें कि आपका बीज अब नर्सरी बेड्स में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी, और जैसे कि आपने बीच में भी बात की थी ग्राफ्टिंग और बडिंग की, तो आमतौर पर जो यूज़ की जाती है, इसकी क्या क्या विधियाँ रहती है? अगर हम फल पौधों की बात करें तो दूसरे फसलों की तरह, जैसे सब्जियों की बात है, हम आमतौर पर बीज से सिर्फ मूल बरिंद ही तैयार करते हैं जी। पौधा ट्रू टू टाइप हो, यानी कि जिस प्रजाति की हमने चाहते हैं उसी प्रजाति का है, तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो फल पौधों के लिए हम करते हैं वो 4 तरह से करते हैं। कुछ फल पौधे हमारे ऐसे हैं जिनको हम कमर्शियल लेवल पे व्यावसायिक तौर पर कटिंग से, स्टेम कटिंग से या ब्रांच कटिंग से तैयार करते हैं। उसमें कटिंग्स भी अलग अलग तरह की रहती है, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड आमतौर पर जब पत्ते झड़ जाते हैं, जब सॉलिडिफाई हो जाती है वुड या ब्रांचेस पूरी तरह से, तो उस टाइम जो हम कलमें लेते हैं उनको हार्डवुड कटिंग्स कहते हैं। और मोस्टली इन्हीं कटिंग्स का हम ज़्यादातर शीतोष्ण फलों के लिए प्रयोग करते हैं। इससे जो विशेषकर हम पौधे तैयार करते हैं व्यावसायिक लेवल पे, उसमें कीवी फल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर
अनार की बात आती है, अंजीर की बात आती है, ऑलिव की बात आती है। ये कुछ एक फल हैं जो कमर्शियली इस मेथड से की जाते हैं जी। दूसरी विधि आती है जिसको हम लेयरिंग कहते हैं जी। लेयरिंग भी बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन आमतौर पर जो व्यावसायिक तौर पर लेयरिंग हम यूज़ करते हैं वो या तो नींबू प्रजातीय फलों के लिए, अमरूद के लिए या लीची के लिए। लीची और अमरूद में एयर लेयरिंग से हम पौधे तैयार करते हैं। और इसके अलावा आजकल जो एक विशेष महत्व बना है लेयरिंग का, वो क्लोनल रूट स्टॉक की हम बात करते हैं। दो तरह के रूट स्टॉक आते हैं, एक बीजू मूलबिंद आता है और एक क्लोनल मूलबिंद। तो क्लोनल रूट स्टॉक जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका नंबर संख्या जो बढ़ाते हैं, उसके लिए भी हम लेयरिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहाँ लेयरिंग हम करते हैं ट्रेंच लेयरिंग या माउंट लेयरिंग, उससे हम जो है क्लोनल रूट स्टॉक की संख्या बढ़ाते हैं। ये आमतौर पर जो बडिंग और ग्राफ्टिंग जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वो विधियां ही हम ज़्यादातर फल पौधों के लिए शीतोष्ण में अपनाते हैं। इनमें जब हमारे बसंत ऋतु में जब सेप मूवमेंट स्टार्ट होती है डोरमेंट प्लांट्स में, वो समय बडिंग और ग्राफ्टिंग का उचित समझ आता है। आमतौर पर उस टाइम ग्राफ्टिंग करते हैं। और जब आपका सायन और स्टॉक दोनों बराबर मोटाई के हों तो हम टंग ग्राफ्टिंग, जीवा कलम भी इसको कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि स्टॉक ज़्यादा मोटा होता है, सायन हमारे पास उतनी मोटी नहीं होती है, या उतनी मोटी सायन हम यूज़ भी नहीं करना चाहते हैं, तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। फ़र्क दोनों में ये है कि जो आपकी टंग ग्राफ्टिंग है उसमें हम जो स्टॉक का ऊपरी हिस्सा है काटने के बाद, जो लगभग ये हमें करनी चाहिए 6 से 8 इंच ऊंचाई पे ज़मीन के ऊपर, तो वहां पर एक स्लैंटिंग कट, तिरछा कट हम लगा देते हैं। जैसे आमतौर पर लिखने वाली कलम होती है उस तरह का तिरछा कट लगाते हैं। और इस कट की लंबाई होनी चाहिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर। और इसके 3/4 हिस्से में चाकू से एक वापस हम चीरा डालते हैं, जिसकी वजह से एक जीभ के आकार का उस कट पे जो है ना स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए इसको जीवा कलम या ये कहते हैं। और दोनों तरफ स्टॉक में भी और साइड में इसी तरह कट लगा करके जीभाओं को इंटरलॉक करते हुए हम दोनों पोर्शन को मिला देते हैं और उसको रैप कर देते हैं। जी, एक बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि नर्सरी जब तैयार करते हैं तो पहाड़ी इलाकों में ये दिक्कत रहती है पानी प्रबंधन की, तो ये नर्सरी के लिए जो बहुत ज़रूरी है कि जो पानी का मैनेजमेंट है वो किस तरह से किया जाना चाहिए, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा रहने की वजह से नमी रहती है, लेकिन कई ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जहाँ धूप ज़्यादा लगती है, तो ड्राई एरियाज़ भी होते हैं, तो उसमें किस तरह का ध्यान रखना है। अगर सिंचाई या पानी प्रबंधन की हम बात करें नर्सरी के लिए, तो एक सीधे शब्दों में कहें अगर किसी के लिए भी, तो ये कह सकते हैं कि बिना पानी के नर्सरी संभव नहीं है। किन जगहों में वाष्पीकरण ज़्यादा है, किन जगहों में कम है, कहाँ कम की जरूरत है, ज़्यादा की जरूरत है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अशोर्ड इरिगेशन नर्सरी के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ वही बागवान पौधशाला के व्यवसाय से जुड़े जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं हैं। अब यह है कि कितना पानी डालें, कब डालें, तो आमतौर पर जो एक रफ एस्टीमेट है 60,000 लीटर पानी एक इरिगेशन के लिए 1 हेक्टेयर एरिया में आवश्यकता पड़ती है नर्सरी में। वो भी क्रॉप के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है। आमतौर पर ऐसा कि नर्सरी में बहुत हैवी सिंचाई नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करते हैं, लाइट इरिगेशन और फ्रिक्वेंट इरिगेशन की आवश्यकता होती है। इनिशियली सीड सो करने के बाद तो हमें कुछ दिनों तक लगभग रोज भी पानी देना पड़ता है, फौरे से हल्की सिंचाई करते हैं। जब सीडलिंग निकल जाती है तो लगभग ये कि हफ्ते में अल्टरनेट डेज में हफ्ते में 3 बार हम पानी दे सकते हैं। ये समर मंथ्स की बात है। बरसात में कई बार आवश्यकता नहीं भी पड़ती है, कई बार बीच में पड़ जाती है। और दूसरे जो डेज हैं उनमें आप वीकली इंटरवल पे पानी दे सकते हैं। जी, अब अगर हमारे कोई किसान इस मैनेजमेंट से जुड़ना चाहते हैं, नर्सरी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या राय देना चाहते हैं कि क्योंकि आप तो बहुत जगह गए होंगे, आपने पूरे चुनाव भी किया होगा, लेकिन किस तरह की नर्सरी वो ज़्यादा तैयार करे और किस तरह की नर्सरी की डिमांड जो है यहाँ पर ज़्यादा रहती है? इस बारे में मैं अपने बागवान बंधु से कहना चाहूँगा, सभी लोग जानते हैं जो बागवानी से जुड़े हुए हैं कि पौधों की हर साल उनके पास बहुत डिमांड रहती है। हमारे जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो पौधों से जुड़े हुए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। तो उस डिमांड को कम करने के लिए, अपनी परेशानी को कम करने के लिए मैं चाहता हूँ बागवान बंधु अपनी नर्सरियाँ तैयार करने पर ध्यान दें। कुछ चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर दी हैं। बागवान बंधु हमारे पास ट्रेनिंग वगैरह भी आते हैं, वहाँ भी हम डिस्कस कर सकते हैं, टेलीफोनी पर भी डिस्कशन हो सकती है। तो जिन लोगों के पास सिंचाई की सुविधाएं हैं, वो अगर व्यावसायिक तौर पर नहीं तो अपने लिए कम से कम कुछ पौधे, जितनी उनकी अपनी डिमांड है 200, 400, 500 हर साल लगाने, उतने पौधे अपने लेवल पर वो तैयार अपने खेतों में कर सकते हैं। उससे उनकी 2 चीज़ें होंगी। एक तो पौधों को प्रक्योर करने के लिए, बुकिंग के लिए उन्हें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि पौधों की उनके खुद उन्होंने तैयार की है, एक गारंटी रहती है। जो मैं बार बार प्रश्न बात कर रहा हूँ,
ट्रू टू टाइप का मतलब है कई बार ये कि जब आप कहीं से पौधा लेके आते हो, आपको दिया एक वैरायटी बोल करके बाद में निकलता दूसरी वैरायटी का, इस तरह की कई बार कमियां आ जाती हैं। तो वो कमियां ना आए, अनऑथेंटिक सोर्सेज से आपको मटेरियल ना लेना पड़े, उसके लिए आप खुद अगर तैयार करें, आपके बगीचे में जिस वैरायटी का पौधा आपके पास अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेगुलर क्रॉप दे रहा है, अच्छी क्वालिटी उसमें बन रही है, उसमें से आप कलमे लें और चॉइस का सीड लें, तो आप अच्छे पौधे अपनी ज़मीन पर तैयार कर सकते हैं। और कोई अगर इस मैनेजमेंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी क्या हेल्प रहती है? डिपार्टमेंट, मैं तो यूनिवर्सिटी से हूँ, डिपार्टमेंट भी उसके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं दी जाती है, सब्सिडीज वगैरह हैं। एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर नवभारत शिमला से संपर्क कर सकते हैं लोग कि क्या सुविधाएं और क्या इंसेंटिव उनको, अगर वो इसे जुड़ना चाहते हैं तो एग्जैक्टली मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारा यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी हम टेक्निकल नो हाउ को लेकर के ट्रेनिंग्स वगैरह लोगों को करवाते हैं, तो लोग अगर इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्निकली हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनको अगर कहीं पौधे उगाते हुए नर्सरी में कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह की, तो हम वो ज्ञान उनको दे सकते हैं। जी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि शिमला तो फलों की रानी कहा ही जाता है। तो फ्रूट्स के बारे में, सेब के बारे में इतनी अच्छी आपने जानकारी दी कि सेब तो यहाँ पर होते ही हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फ्रूट्स की आपने जानकारी दी, उसकी नर्सरी के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। तो आप के साथ फिर नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।